ये चैप्टर किसके ऊपर आधारित है? भूकंप के ऊपर। भूकंप मीन्स धरती का कांपना। भू माने धरा यानी धरती और कंप मीन्स कांपना। तो धरती के कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप। तो भूकंप के ऊपर ही आज का हमारा चैप्टर है, जब धरती कांपी। एक बुरा सपना। ओह, क्या हुआ? बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गई। वे भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान 2 ही कामों पर था: मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगी। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बाबू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बाबू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो बच्चों, ये घटना है, एक लड़की जस्मा बता रही है। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज शहर में भूकंप आया था और ये बहुत ही खतरनाक भूकंप था। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे और सिर्फ 22 सेकंड के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि सिर्फ 22 सेकंड के लिए ही ये भूकंप आया था और 22 सेकंड में ही शहर के शहर, गांव के गांव सब तबाह हो गए थे। बहुत सारे लोग मलबे में दब गए। मलबा किसको बोलते हैं? जब कोई बिल्डिंग या कोई भी चीज़ टूट कर गिरती है तो उसका जो भी इकट्ठा होता है, जो भी कचरा कह लीजिए या टूट फूट, मिट्टी, ईंट, ढेर, जो भी टूटा हुआ सामान है, वो जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसे मलबा बोलते हैं। तब जो भी बिल्डिंगें गिरी, चाहे वो स्कूल थे, चाहे किसी के घर थे या अस्पताल थे या दुकानें थी, जो भी बिल्डिंग्स थी, जो भी इमारतें थी, वो सब गिर गई और वो मलबे में बदल गई। तो उस समय इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, काफ़ी बच्चे भी मारे गए थे, बड़े बूढ़े सब ऐसे ही मलबे में दब कर रह गए थे। तो बहुत ही खतरनाक भूकंप था। तो ये जस्मा बताती है कि जब वो छोटी थी तब ये भूकंप आया था, लेकिन उसके 6 साल बाद तक भी उसको सपने आते थे और वो नींद में डर जाती थी कि भूकंप आया है, ज़मीन हिल रही है। तो बहुत ही उसका खतरनाक ये अनुभव था जिसको वो कभी भूल नहीं पाई, जिससे वो हमेशा डरी रही। अब आप सोचिए कि 26 जनवरी की रात कितनी ठंड वाली रात होगी। उस समय जनवरी बहुत ठंडी होती है ना, जनवरी का मौसम बहुत ठंडा होता है। और 26 जनवरी का दिन क्योंकि गणतंत्र दिवस का दिन होता है, तो सभी उसकी तैयारी में भी लगे हुए थे। बच्चे भी स्कूल से उसी की तैयारी में लगे हुए थे, बड़े भी उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन किसको क्या पता था कि ये तैयारी ऐसे ही रह जाएगी और इतना बड़ा भूकंप आएगा। तो उस भूकंप में बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, लोगों के घर खत्म हो गए, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो उस समय क्या किया था कि जो वहीं के लोग थे जिनका कम नुकसान हुआ था या जो मदद करने लायक थे, उन्होंने लोगों की मदद की। बाहर के राज्यों से बहुत सारी मदद भेजी गई गुजरात शहर में, दूसरे देशों से भी बहुत मदद आई। तो मदद करने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन जो नुकसान था, जो जान का नुकसान था, वो कभी पूरा नहीं हो सकता था। उन्होंने कैसे एक ही जगह पर, एक सरपंच के घर पर गांव की सारी औरतें मिलकर खाना पकाती थी। वहां उन्हें जगह मिली रहने के लिए और खाना पकाने के लिए, तो वहीं से सभी को खाना मिलता था। तो चर्चा करो और लिखो, क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है?
ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की, उनकी सूची बनाओ। तो क्या आपको लगता है कि आपके घर में किसी के साथ या आपके आसपास कभी ऐसा कुछ हुआ हो, कभी भूकंप आया हो या बाढ़ की वजह से किसी और मुसीबत का आपने सामना किया हो, या आपके घर में या जानने वालों में किसी ने ऐसी मुसीबत का सामना किया हो, तो उस समय किन लोगों ने आपकी मदद की, या जिन लोगों ने आपको ये बताया उस समय उन लोगों की मदद किन किन लोगों ने की, उनकी आप सूची बनाइए। किन की सूची बनानी है? जिन लोगों के साथ ऐसी घटना हुई, जिन्होंने ऐसी मुसीबत झेली, और फिर उस समय उनके मददगार कौन कौन बने, ये सब आपने सूची बनानी है। फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हम में से तो कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए। कपड़े मिलते, पर कितने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने कभी पहले नहीं पहने थे। तो जस्मा बताती है कि जब भूकंप आया तो उसके बाद राहत सामग्री पहुंचाने बहुत सारे लोग आए, जगह जगह से मदद आई, लेकिन कभी किसी को मदद मिलती थी, कभी किसी को नहीं मिलती थी। तो जिसको मिलती थी और जिसको नहीं मिलती थी तो आपस में छीना झपटी होती थी, क्योंकि सभी को खाना और कपड़े सभी को चाहिए थे, तो छीना झपटी होती थी। दवाइयाँ भी जाती थी, राहत सामग्री मतलब सारा सामान दूसरे राज्यों से या दूसरे लोग उनको भेजते थे, उनके पास लेकर आते थे, लेकिन वो भी कम पड़ जाता था। और वो कहते हैं कि जो कपड़े आते थे वो इतने अजीब होते थे कि हमने ऐसे कपड़े पहले कभी पहने ही नहीं थे। देखिए, अलग अलग जगह के जो लोग होते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग होते हैं, उन सब की वेशभूषा और खान पान अलग अलग होता है। तो वो जो कपड़े पहनते थे और बाहर से जो मदद आई, तो ज़रूरी नहीं कि वो वैसे ही कपड़े हों, सब कुछ अलग था। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। तो बहुत सारी संस्थाएं, जिनको एनजीओस बोलते हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं होते हैं, उन्होंने क्या किया, लोगों के रहने के लिए तंबू लगाए। अब और कोई इंतज़ाम तो नहीं हो सकता था, क्योंकि इमारतें बनाना तो एक रात में संभव नहीं है, उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। तो उसके लिए पहले मलबा भी साफ करना पड़ेगा, फिर उस ज़मीन पर इमारतें खड़ी होंगी, तो उसके लिए काफ़ी समय लगना था। तो इतने तक रहना तो था ही ना, तो वहाँ पर क्या किया, तंबू लगाए गए और तंबू में ही लोग रहे। अब एक तंबू और इतनी ज़्यादा ठंड, तो आप सोचिए कि उस प्लास्टिक से के तंबू से कितना काम चलता होगा। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे, जिन्होंने हमें घरों के खास डिज़ाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिज़ाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा, पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही ना लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। संस्था के सुझाए डिज़ाइन के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। तो अब जो लोग मदद करने के लिए आए थे, उनमें से कुछ लोग वैज्ञानिक भी थे। तो उन वैज्ञानिक क्या करते थे, उनके पास कुछ तरीके थे जिससे पता लगाया जा सकता था कि किस इलाके में भूकंप आने का खतरा है। तो उन्होंने क्या किया, गांव वालों को कहा कि अब जो मकान बनाए जाएं वो इस तरीके से बनाए जाएं, भूकंप रोधी इमारतें बनाई जाएं कि अगर भूकंप आए तो नुकसान कम से कम हो। तो उन्होंने कुछ डिज़ाइन भी दिखाए गांव वालों को। लेकिन गांव वाले ने सोचा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की हमें आदत होती है, अगर हमारा घर है, हमें उसकी सारी सुख सुविधाओं का पता है, या एक जगह पर, एक गांव में, एक शहर में एक ही तरीके की इमारतें बनाई जाती हैं, हो सकता है उसमें डिज़ाइन अलग हो, या कमरे छोटे या बड़े हों, या कम या ज़्यादा हों, लेकिन जो जहाँ पर रहता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वो मकान बनाता है। तो गाँव वालों ने सोचा कि ये जो नई इमारतें बनेंगी, हमें तो इन ऐसी इमारतों में रहने की आदत नहीं है। कहीं हमारा गाँव जैसा पहले दिखाई देता था, जिसको उन्हें देखने की आदत थी, जो देखना उन्हें अच्छा लगता था, कभी ये वैसा लगे ही ना, हमारा गांव ही ना लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अपने घरों के डिज़ाइन खुद ही बनाएंगे, अपने गांव का डिज़ाइन खुद ही बनाएंगे, लेकिन जो इंजीनियर और जो आर्किटेक्ट जो सुझाव देंगे, उन सुझावों को भी उनमें शामिल करेंगे, और हमारा भी जैसी हमें ठीक लगेगा, हम उस तरीके से उन सुझावों के हिसाब से अपने घर बनाएंगे। लेकिन स्कूल जो है वो संस्था ही बनाएगी, गांव का जो स्कूल है वो वही लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए, मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की।
घास फूस की छत बनाई, फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। तो दोबारा गांव वालों ने क्या किया कि चिकनी मिट्टी से उन्होंने मिट्टी की दीवारें बनाई और गोबर से लीप कर दीवारें बनाई और उस चूने से उन दीवारों की पुताई कर दी और घास फूस की छतें बना दी। तो दीवारों पर क्या किया उन्होंने, आईने से दीवारों को सजा दिया ताकि जब भी प्रकाश पड़े तो वो जगमग जगमग दिखाई दे, रात को भी वो जगमग करता हुआ दिखाई दे। तो इसने लिखा है कि अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। और उन कच्ची दीवारों पर उन्होंने चित्रकारी भी कर दी, तो ये घर बहुत सुंदर बन गए। चर्चा करो, जस्मा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ये कौन लोग होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी? तो जस्मा जैसे बता रही है कि बहुत सारे लोग हमारी मदद करने के लिए आए गांव के बाहर से। तो मदद कौन लोग करने आते हैं? देखिए, जब किसी देश में कोई विपदा आती है, कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले तो सरकारी तंत्र मदद करने के लिए आता है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है। ये अपने देश में आई विपदा को, उस विपदा के कारण जो भी समस्याएं आई हैं, लोगों को जो भी परेशानी हुई है, उनको सुलझाए, उससे बाहर निकलने में लोगों की मदद करें। अब क्योंकि विपदा बहुत बड़े लेवल पर थी, बहुत बड़ी थी, तो एकदम से सरकारी तंत्र से भी इतने लोगों की मदद कर पाना संभव नहीं था। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं जो बिना किसी पैसों के, बिना किसी मोल के ही लोगों की मदद करती हैं। इनको हम बोलते हैं NGOs या स्वयंसेवी संस्थाएं। तो ये भी लोगों की मदद करती हैं। सारा सामान अन्य लोगों से इकट्ठा करती हैं, कपड़े, खाना वगैरह, और फिर इन लोगों को बांटती हैं। या वो और लोगों को कहती हैं कि आप इस जगह पर जो भी कपड़े और खाना या जो भी मदद का सामान आपने देना है वो हमारी संस्था में दे जाइए। फिर ये संस्थाएं आगे जाकर लोगों को वो सब सामान बांट देती हैं। या फिर दूसरे राज्यों से बहुत सारे लोग मदद करने के लिए अपने आप से ही मिलकर इकट्ठा करके सामान भेजते हैं दूसरे राज्य में। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मदद करते हैं। उसमें सरकारी तंत्र भी है, गैर सरकारी तंत्र भी है, और लोग अपने इच्छा के अनुसार भी मदद करते हैं। तो ये मदद किस प्रकार करते हैं? उनको सामान जुटाकर, उन लोगों के लिए सामान जुटाकर, या फिर कुछ को काम दिलाकर भी मदद करते हैं कि आप हमारे पास काम कीजिए, आपको इसके बदले में पैसे मिलेंगे। जस्मा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया। घरों को अब कैसे मजबूत बनाया? तो जस्मा के गांव के लोगों ने कैसे अपने घर बनाए दोबारा से? उन्होंने कहा कि पूरी तरह जो आर्किटेक्ट और जो इंजीनियर ने बताया है, हम बिल्कुल वैसे ही मकान ना बनाकर उनके सुझावों पर को ध्यान में रखते हुए हम मकान बनाएंगे ताकि भूकंप से कम नुकसान हो। तो घरों को कैसे मजबूत बनाया उन्होंने? वो आपको बताया कि उन्होंने चिकनी मिट्टी से दीवार के ऊपर दीवार बनाई, फिर चूने से पुताई की और उसके ऊपर सजावट की। सोचो, अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा? तुम कहाँ रहोगे? तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई, आपके जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर भी भूकंप आता है तो घर को क्या खतरा होगा? देखिए, जब भूकंप आएगा, धरती हिलेगी, तो सीधी बात है, दीवारें चटकने का, दीवारें गिरने का, छत गिरने का खतरा होगा ही होगा, है ना? ये तो पूरी तरह से संभव है। तो फिर ऐसे में कहाँ रहेंगे? तो इसमें एक उपाय है कि अगर अपने आसपास कहीं अपने जानकार के घर रह सकते हैं तो वहाँ पर रहेंगे, कि आपके कोई जानकार आपको आकर ले जाएं या आप कहीं उनके पास चले जाएं। नहीं तो आप सरकारी मदद से जहाँ सरकार ठहराएगी वहीं पर ठहरेंगे। तो ऐसे एक दो उपाय होते हैं, एक दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि जहाँ हम रह सकते हैं। ऐसे में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे? अब खुद तो इंसान अपनी देखभाल करने के लिए कहीं जाकर रह सकता है, अपने किसी रिश्तेदार के घर जा सकता है, किसी मिलने वालों के घर रह सकता है, दूसरे शहरों में किसी तंबू में रह सकता है। लेकिन अब पालतू जानवर हैं, उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए क्या करेंगे? आप देखिए ये कितना बड़ा काम है कि अपने जानवरों को भी हम कहाँ जगह दिलाएं, जब खुद ही ऐसी जगह में रह रहे हैं जो हमारे लिए ही कम पड़ती है। तो वहाँ पर जानवर की सुरक्षा तथा देखभाल कैसे करेंगे? तो आप सोच कर देखिए कैसे करेंगे। अगर गांव है तो गांव में एक जगह ऐसी बनाई जा सकती है, एक बाड़ा ऐसा तैयार किया जा सकता है जहाँ पर एक तरीके के पशु रखे जा सकते हैं। जैसे गायें भैंसें हैं वो एक जगह रखी जा सकती हैं।
तो या पास पास में ही पशुओं के बाड़े बनाए जा सकते हैं, तो एक ही जगह देखभाल करने के लिए, ताकि जो भी मदद आए तो सारे पशु एक जगह अगर इकट्ठे होंगे तो उनकी मदद भी उसी तरीके से, उनको चारा, उनका खाना, उनकी साफ़ सफाई वहीं पर आसान होगा। वहीं पर उनकी साफ़ सफाई के साधन भी जुटाए जा सकते हैं, पानी भी वहीं पर, पानी को इकट्ठा करने के साधन जुटाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पालतू जानवर की सुरक्षा के लिए ऐसा ही करना चाहिए कि एक ही जगह उनके बाड़े बनाए जाने चाहिए, अलग अलग जानवरों के अलग अलग बाड़े, लेकिन एक ही जगह पर, ताकि उनकी देखभाल करने में सुविधा हो। लिखो, अपने घर की तुलना जस्मा के घर से करो। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की कई चीज़ों की सूची कॉपी में बनाओ। तो इसमें लिखा है कि अगर आप को भी ऐसे भूकंप का सामना करना पड़ता है तो आप अपने घर की तुलना जस्मा के घर से कीजिए। और दोनों, इसमें यह लिखा है कि जस्मा ने जैसा घर बनाया, जो भूकंप के बाद जो उन्होंने घर बनाया था, वैसा घर जो कि उन्होंने चिकनी मिट्टी से बनाया था और चूने की पुताई से बनाया था, उसके ऊपर उपलों से सजावट की थी, उपले लगाए थे उसके ऊपर, और कांच के और शीशे लगाए गए थे, उससे सजावटें की गई थी और घास फूस की छत बनाई गई थी। तो ये कहते हैं ऐसा घर जस्मा ने बनाया। और आपका घर किस सामान से बना है, आपके घर को बनाने में कौन कौन सा सामान लगा है, तो इन दोनों की तुलना कीजिए और कॉपी में सूची बनाइए। अब इसमें एक तालिका है, तालिका में जस्मा का घर है, 2 खाने दिए गए हैं, और दूसरा है आपका घर। तो जस्मा का घर, उसमें क्या क्या सामान लगा है, ईंटें लगी हैं, नहीं लगी, आपके घर में ईंटें लगी हैं। जस्मा के घर में सीमेंट लगी है, नहीं लगी, आपके घर में सीमेंट लगी है। जस्मा के घर में छत डालने के लिए लोहे का सरियों का इस्तेमाल किया गया है, नहीं, उसमें घास फूस की छत डाली गई है, आपके घर में किया गया है। तो इस तरीके से आप ये अंतर बता सकते हैं कि जस्मा के घर में पेंट के नाम पर गोबर की पुताई या चूने की पुताई की गई है, और आपके घर में आप अपना मनपसंद पेंट या जो भी आप पुताई करवाना चाहते हैं वो आपने करवाई हुई है। जस्मा के घर में खिड़की पता नहीं है कि नहीं, आपके घर में खिड़कियां भी हैं और दरवाजे भी लकड़ी के और ऊंचे होंगे, और इस घर में छोटे दरवाजे होंगे। तो इस तरीके से आपने अंतर बताते हुए, आप जैसे भी घर में रहते हैं आपने अंतर लिखना है। या आपका घर में अगर जस्मा के घर जैसा है तो आपने वो भी लिखना है कि क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानता है। क्या क्या करें। संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे जब जस्मा के गांव में लोग मदद करने के लिए आए तो जस्मा ने बताया कि उनमें कुछ वैज्ञानिक भी थे जो कि पहले ही पता लगा सकते थे कि भूकंप आने वाला है, किस जगह पर भूकंप आने वाला है। तो इस तरीके से अगर जानकारी मिल जाती है तो भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए, ऐसा पहले से अभ्यास कर कर रखना चाहिए। खासकर उन इलाकों में जहाँ पर भूकंप बार बार आते हैं, जहाँ पर बार बार आने का खतरा होता है या बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पर कैसा अभ्यास, बच्चों को भी अभ्यास करा के रखना चाहिए। बड़ों को की ये जिम्मेदारी है, स्कूल में भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को सिखा कर रखें कि भूकंप आने पर उन्हें अपना बचाव कैसे करना है और जहाँ पर हैं उन्हें वहाँ पर कैसे रहना है, क्या करना है। तो इसमें लिखा गया है आप क्या करें, अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अब अगर भूकंप आता है तो सबसे अच्छा है कि खुले में चले जाएं, ताकि घर में है, अगर घर ही गिर जाता है तो मलबे के नीचे ना दमे। और इसमें एक चित्र दिखाया गया है, आओ तुम भी करो अभ्यास, करना है क्या जब हो भूकंप का आभास। तो इसमें दिखाया है एक बच्चा मेज के नीचे बैठा है कि भूकंप आया और वो मेज के नीचे बैठ गया। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए, कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। अगर बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाते, आपको लगता है आप बहुत ऊंचाई पर हैं, सीढ़ियां बहुत हैं और डर लग रहा है, या और कोई साधन बाहर निकलने का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भूकंप तो कुछ ही चंद सेकंडों के लिए आता है, बहुत थोड़े समय के लिए आता है, तो उतने समय में ही ज़रूरी नहीं हम कुछ सोच भी पाएँ कि हमें क्या करना है। तो आप जहाँ पर हैं वहाँ किसी ऊंची चीज़ के नीचे आप बैठ जाइए, जैसे कि मेज के नीचे उनको बैठा दिखाया गया है, उसे ज़ोर से पकड़ लीजिए, क्योंकि भूकंप में धरती हिलती है तो हो सकता है मेज खिसक कर वहाँ से चली जाए और आप सोचते हैं आप मेज के नीचे बैठे हैं लेकिन मेज तो कहीं और ही होगी, तो उसे पकड़ कर बैठना है। चित्र में देखो भूकंप आने पर क्या करोगे। क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? क्या आपको बताया है स्कूल में ऐसे? भूकंप के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि अगर इमारत गिरती है तो सीधा
ऊपर नहीं गिरती, बचाव हो जाता है। मान लीजिए दीवार ही गिर रही है, कोई हिस्सा टूट फूट कर गिर रहा है, तो वो मेज से या हम जिस भी चीज़ के नीचे होंगे, बेड के नीचे होंगे, यहाँ भी जिस चीज़ के भी नीचे होंगे तो सीधा हमारे ऊपर नहीं आएगा। किसने की मदद? भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ो। अब ये देखिए, भुज का चित्र दिखाया गया है जहाँ पर 2001 में भूकंप आया था, और ये अहमदाबाद यानी गुजरात राज्य में 26 जनवरी 2001 को। ये चित्र देखिए, इसमें सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई इमारत नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ मलबे का ढेर है। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें दिखाया कि 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और हज़ारों लोगों के मरने की आशंका। अब क्योंकि मलबे में दबे हुए हैं, तो मलबे में तो बहुत कम लोग जीवित निकलते हैं, कोई निकल भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो मलबे में दबे हैं तो उनको वहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, या उन्हें कोई सिर पर गहरी चोट या शरीर पर कोई गहरी चोट तो नहीं लगी है, या उनके शरीर का हिस्सा दबा तो नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे कारण हैं इसमें। अगर मलबे में दबे हैं तो बहुत कम कारण है जब बचाव हो सकता है। तो इसमें दिखाया है कि देश और विदेश हर तरह से सहायता के आश्वासन मिल रहे थे और भुज की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। अब क्योंकि इतना बड़ा भूकंप था तो डरना तो स्वाभाविक है, सभी डर जाएंगे। इसमें बड़े भी डरेंगे, बच्चे भी डरेंगे, सभी डर जाएंगे। तो ऐसे में सभी लोग मिलकर ही काम करेंगे। जो भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहीं के लोग हैं, उनमें से जो ठीक हैं, जिनके घर बच गए हैं, इमारतें नहीं गिरी हैं, या जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वही लोग मदद के लिए आगे आए। लेकिन बहुत सारी इमारतें ऐसी थी, ज़्यादातर इमारतों में दरारें आ ही गई थी। जो इमारतें ढहकर नीचे गिर गई वो तो पूरी ध्वस्त हो गई, पूरी ही खत्म हो गई, लेकिन दरारें भी बहुत सारी इमारतों में आई थी। लिखो, टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता क्या? तो अगर ये इमारतें भूकंप रोधी होती तो नुकसान बिल्कुल कम होता, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि फिर इमारतें हो सकता है उसमें दरारें आ जाती, लेकिन इमारतें गिरती नहीं, गिरने के चांसेस बहुत कम होते। लेकिन अब ये भूकंप रोधी इमारतें नहीं थी तो इमारतें ही गिर गई, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो नुकसान में क्या अंतर होता? जान का नुकसान कम होता। ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे, तब लोगों को किस किस तरह की राहत की ज़रूरत पड़ी होगी। तो जब किसी के पास रहने के लिए घर ही ना हो तो सबसे पहले तो उसको रहने की जगह चाहिए। वो रहेगा कहाँ? रहने के लिए जगह चाहिए, खाना तो दोनों टाइम भूख लगेगी, खाना भी चाहिए दोनों टाइम, पानी भी चाहिए नहाने के लिए, और पानी तो सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो हर काम करने के लिए पानी चाहिए। तो और कपड़े, अगर ठंड का मौसम है तो कपड़े भी गर्म चाहिए, बिस्तर भी चाहिए। ऐसा क्या है जो नहीं चाहिए? जो चीज़ें हमें अपने घर में चाहिए थी वो सब जब घर नहीं होगा तब भी चाहिए होंगी। ऐसे में किन किन की मदद की ज़रूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए? कॉपी में तालिका बनाकर लिखो। तो किन की ज़रूरत पड़ती होगी ऐसे में जब भूकंप आया और सारी इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई? तो इसमें देखिए तालिका बनाई गई है किन किन की मदद की ज़रूरत, और दूसरे खाने में है काम में मदद। तो किन किन की मदद की ज़रूरत, उसमें सबसे पहले लिखा है कुत्ता। कुत्ता क्या करता है कि सूंघ कर बता देता है कि यहाँ पर लोग दबे हैं। कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है। तो कुत्ता ज़मीन के नीचे सूंघ कर बता देता है
कि वहाँ पर कोई चीज़ है, और अगर इंसान मलबे में दबे हैं तो उनके बारे में भी कुत्ता बता देता है। तो कुत्तों की मदद ली जाती है मलबों में ढूंढने के लिए कि इंसान कहाँ पर दबे पड़े हैं, क्योंकि मलबा तो बहुत सारा होता है। अब उसमें एक मलबे को मान लीजिए वहाँ पर इंसान नहीं दबा और वहाँ पर हटाने के लिए इतना समय लगा दिया, इतने लोग वहाँ पर ही लगा दिए, लेकिन ज़रूरत थी कहीं और जहाँ पर इंसान दबे हुए हैं, तो ये समय का को व्यर्थ गंवाना हो गया। तो ऐसे में क्या करते हैं, कुत्तों की मदद ली जाती है। उसके अलावा किसकी मदद ली जाती है? अब कुत्ते ने तो बता दिया यहाँ पर इंसान है, तो उस मलबे को हटाने के लिए भी तो चाहिए ना, या तो बहुत सारे लोग हों जो उस मलबे को हटाएंगे, लेकिन अब बहुत सारे लोग भी बहुत समय लगाकर उस मलबे को हटा पाएंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, कुछ मशीनों से काम लिया जाता है जो उस मलबे को जल्दी हटा सकती हैं। फिर उसके बाद क्या चाहिए, जो लोग मलबे से मान लीजिए मलबे से निकाले जाते हैं तो वो लोग घायल हो चुके होते हैं, तो उन लोगों को फर्स्ट एड देनी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा की। हॉस्पिटल में तो बाद में जाएंगे, लेकिन उनको बाहर निकालते ही जिस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा चाहिए, तो वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा देने के साधन और डॉक्टर दोनों ही होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पर पड़ सकती है उसी समय पर। फिर वहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए, ऐसे वाहन होने चाहिए जो लोगों को किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें। लोगों के खाने पीने की चीज़ें लोगों के लिए होनी चाहिए, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की वहाँ पर, कि अगर लोगों को मान लीजिए जो घायल लोग हैं, जिस अवस्था में लोग निकाले गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर और डॉक्टर्स का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और गर्म कपड़े, कंबल वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ों में आती हैं। तो इनकी आपने सूची बनानी है कि किन किन की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। चर्चा करो, क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो? कब कब? तो आपने सोचिए, आप विचार कीजिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको घर में या आपके मोहल्ले में, आपके गली मोहल्ले में किसी मदद की ज़रूरत पड़ी हो और आपने देखा हो कि सभी गली मोहल्ले वाले एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और ऐसा किस समय हुआ था, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, और उस समय का वर्णन कीजिए, उस समय के बारे में चर्चा कीजिए। लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? अब समाज क्या है? समाज क्या है? लोगों से ही तो बना है ना। बहुत सारे परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं। अब मान लीजिए एक परिवार रह रहा है यहाँ पर, वो दूसरा परिवार है 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो ये तो फिर जिएंगे कैसे, है ना। अकेलापन बहुत मुश्किल बना देगा जीवन को। एक तो अकेलापन, ऊपर से सुविधाएं भी, अब कि कोई शहर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सोसाइटी है या सेक्टर्स हुडा में जैसे बने हुए हैं, तो वहाँ पर हर जगह मार्केट है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उस सेक्टर के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर मार्केट बाज़ार बनाए गए हैं कि यहाँ पर इतने लोगों की ज़रूरत है, इसके हिसाब से यहाँ पर दुकानें बनाई जा सकती हैं, यहाँ पर इतने दूध की सप्लाई की जा सकती है, यहाँ पर सब्जियाँ, राशन इस तरीके से लाया जा सकता है। तो जब लोग इकट्ठे रहेंगे तो वहीं पर सारी सुविधाएँ होने के चांसेस होंगे, वहीं पर सुविधाएँ देना आसान होगा। लेकिन अगर लोग बिल्कुल अकेले अकेले अलग अलग रहेंगे तो उन्हें अपनी सुविधाएं, अपने जीवन के साधन जुटाने के लिए खुद ही इधर उधर बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में जीवन मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। जैसे पहाड़ी जो एरिया है, वहाँ देखेंगे आप, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कहीं कहीं एक आधा मकान आपको दिखाई देगा, है ना। वहाँ इकट्ठे नहीं रहते, बहुत दूर दूर पहाड़ पर एक मकान। तो उन लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है। उन्हें अपने हर मौसम में, सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा, बारिश के मौसम में, हर प्रकार के मौसम में उनको अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत ही कठिन दिनचर्या से गुजरना पड़ता है। बहुत ही मेहनत करने वाला जीवन उनका होता है। तो एक दूसरे के आसपास क्यों बसते हैं कि एक तो इकट्ठे रहेंगे तो सुविधाएं भी होंगी, दूसरा जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, किसी पर कोई मुसीबत आएगी, तो हम आराम से अपने पड़ोसी से मांग सकते हैं, उनसे सहायता, उनसे मदद ले सकते हैं और पड़ोसी की मदद कर भी सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ना मिले तो पहले पड़ोस में जाके पूछनी चाहिए कि क्या उनके पास है या क्या वो इस चीज़ में हमारी मदद कर सकते हैं। तो पड़ोसी बहुत मददगार होते हैं। अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई ना रहता, तो कैसा होता? जैसे तुम किसके साथ खेलते, क्या अकेले डर लगता, सभी त्योहार और ख़ास मौके किसके साथ मिलकर मनाते, इत्यादि। तो इसमें यही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर अकेले अकेले घर होते तो क्या होता, किसी का मन ना लगता, किसके साथ खेलते। अभी तो बच्चे सभी इकट्ठे होकर खेलते हैं, सोसाइटी में रहते हैं तो नीचे इकट्ठा होकर खेलते हैं, गली में रहते हैं तो गली के सारे बच्चे इकट्ठे होकर खेलते हैं, या दोस्त इकट्ठे मिलकर खेलते हैं। लेकिन अगर अकेले रहते हैं तो फिर किसके साथ खेलते। अभी होली मनाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, दिवाली मनाते हैं तो इकट्ठे होते हैं। त्यौहार मनाने में तभी मज़ा आता है जब हम इकट्ठे हों, तो अकेले होंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा।
लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है। कई लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठे करो, उन्हें कॉपी में चिपकाओ। तो उन्होंने कहा है, जब भी कोई मुसीबत आई है, कोई ऐसी आपदा विपदा आई है, प्राकृतिक आपदा, दुनिया के किसी भी हिस्से में, अगर ऐसी कोई खबर आपके पास अखबार में है या उस समय के आप अखबार निकालिए और उनमें इस प्रकार की खबरें निकालिए जहां आग से नुकसान हुआ है, बाढ़ आई है, बाढ़ से नुकसान हुआ है। जैसे केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, कश्मीर में बाढ़ आई थी, तो बहुत लोग मारे गए थे। या तूफान से, इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, उनमें बहुत सारी जानें जाती हैं, बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं। और भूकंप का तो आपने अभी उदाहरण सुना ही है। आग से बहुत नुकसान होते हैं, जंगलों में आग लग जाती है या घरों में, बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। तो आग से तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आग बहुत जल्दी फैलती है। तो इस तरीके की खबरों के बारे में आपने अखबार से कटिंग निकालनी है और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाना है। तुम्हारी समाचार रिपोर्ट। तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र हो। संकट का कारण। अब आपने एक समाचार रिपोर्ट तैयार करनी है। समाचार रिपोर्ट में कैसे तैयार करते हैं कि उसमें आप देखिए, पहले तो जो भी खबर है, जिसके ऊपर भी खबर है, जो भी समाचार है, उसमें आपने सबसे पहले क्या बताना है कि संकट का कारण क्या था। जैसे अभी ऊपर बताया गया कि भूकंप के कारण, तो उसमें संकट का कारण आपने बताना है कि आग से था, बाढ़ से था, तूफान से था, किसी और वजह से था या बारिश की वजह से था। ये सब आपने बताना है। तारीख और समय, फिर आपने बताना है कि कितनी तारीख को और किस समय पर ये घटना हुई, किस किस तरह के नुकसान हुए, जान, माल, रोजगार का नुकसान। तो आपने ये भी बताना है कि विपदा इतनी बड़ी थी कि जिसमें बहुत सारी जानें गई या जानें बहुत कम गई, लेकिन माल का नुकसान हुआ, सामान का बहुत नुकसान हुआ, और उस सामान के नुकसान की वजह से जो लोगों के काम काज थे वो ठप हो गए, तो उसकी वजह से लोगों का रोजगार चला गया और रोजगार का नुकसान हुआ। कौन कौन से लोग मदद के लिए आए और जिम्मेदारी ली, कौन कौन से सरकारी दफ्तर तथा अन्य संस्थाएं। तो ऊपर मैंने आपको बताया था पहले कि जब भी ऐसी कोई विपदा आती है तो सबसे पहले सरकारी तंत्र ही जिम्मेदारी लेता है और वो लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा सरकारी संस्था के अलावा अन्य संस्थाएं जो होती हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, वो भी मदद करती हैं। तो आपने इसमें ये लिखना है रिपोर्ट में कि जब ये नुकसान हुआ तो उसमें कौन कौन से मदद के लिए लोग आए, कौन कौन से तंत्र मदद के लिए आए और उन्होंने क्या क्या जिम्मेदारी ली, किस किस प्रकार से आप लोगों की मदद की। क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है। अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और उन पर एक रिपोर्ट तैयार करो। तो इन्होंने पूछा है कि आप जहाँ पर रहते हैं, क्या कभी वहाँ पर भूखमरी या सूखा ऐसी मुसीबतें आई हैं कि जिनकी वजह से खाना पीना ही बहुत मुश्किल हो गया हो? क्योंकि भूखमरी और सूखा मीन्स कि जब पानी ही नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ भी खाने का सामान होगा ही नहीं, अनाज भी नहीं होगा, सब्जियां भी नहीं होंगी, फल भी नहीं होंगे, बिल्कुल सूखा हो जाएगा, पानी की बहुत कमी हो जाएगी, तो उससे बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो आपने पता करना है कि ऐसा कौन सा इलाका है जहां भूखमरी और सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया गया है। तो अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढनी है और उन पर एक रिपोर्ट आपने तैयार करनी है। किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनसे संपर्क करने के लिए तुम इनके फ़ोन नंबर तथा पूरा पता कॉपी में लिखो। इस सूची में कुछ और नाम भी जोड़ो। तो नीचे एक तालिका दी गई है, इसमें वो ज़रूरी नंबर आपको, वो ज़रूरी पता, एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको लिखने के लिए कहा गया है कि जब किसी भी कोई भी मुसीबत आती है या किसी भी आपको लगता है कि अभी मैं क्या करूं, फंस गए हैं हम यहाँ पर, तो किसकी मदद लें, उस समय ये बहुत ज़रूरी नंबर आप लोगों के पास होने चाहिए। तो आपने ये सूची बनानी है और इसमें देखिए, इस सूची में लिखा गया है सबसे पहले दमकल केंद्र, यानी कि जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ हैं, वो दमकल केंद्र जहाँ से आग बुझाने वाली गाड़ियाँ आती हैं, उसका पता और उसका फ़ोन नंबर आपने लिखना है। दूसरा है नज़दीकी अस्पताल। तो जहाँ भी हैं, जो भी एरिया है आपके घर के आसपास, आपके स्कूल के आसपास, या आपके पापा जहाँ पर काम करने जाते हैं उसके आसपास, या मम्मी काम करने जाती हैं उसके आसपास, तो वहाँ जो भी नज़दीकी अस्पताल है उसका पता और वहाँ का फ़ोन नंबर। तीसरा है एम्बुलेंस का। तो जो भी नज़दीकी अस्पताल है वहाँ की एम्बुलेंस का
नंबर आपके पास होना चाहिए। और पुलिस थाना आपसे संबंधित, आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से संबंधित जो भी पुलिस थाना है वहाँ का नंबर भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा और कौन से ज़रूरी नंबर आपके पास होने चाहिए वो आप देखिए कि अपने मम्मी पापा के, अपने घर के एड्रेस के अलावा आपके पास अपने ऐसे रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर होने चाहिए जो तुरंत आपकी मदद करने के लिए आ सकते हैं, जो आपके आसपास ही रहते हैं, और उनका नंबर भी आपके पास होना चाहिए। या अपने किसी अध्यापक का नंबर भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप अपने अध्यापक को सूचित कर सकते हैं। कई जगह बच्चों को या बड़ों को भी बहुत जगह मॉक ड्रिल करके, मॉक ड्रिल मतलब ऐसा दिखाना, ज़रूरी नहीं कि जब आपदा आए तब वो काम करना, नहीं, ऐसा सिखाया जाता है कि मान लीजिए आपदा आती है तो आपने इस तरीके से काम करना है। इसे मॉक ड्रिल बोलते हैं। तो स्कूल में बच्चों को भी मॉक ड्रिल कराई जाती है, दूसरी संस्थाओं में भी मॉक ड्रिल बड़ों को भी सिखाई जाती है कि अगर आपदा आती है तो आपने इस तरीके से करना है। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नंबर भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं। आजकल तो नेट का ज़माना है, आप इंटरनेट से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इनको मॉक ड्रिल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर वेब लिंक दिया गया है http://www.ndma.gov.in। तो ये किस लिए है? मॉक ड्रिल कराने के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहचानो संकट के समय को। इन शब्दों की मदद से रिपोर्ट तैयार करो। बाढ़, नदी का पानी, घायल लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैंपों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शरीर, डूबे घर, आकाश से निरीक्षण, दुखी लोग, गंदे पानी से बीमारियां, बेघर लोग, सामूहिक भोजन, फंसे लोग। अब ये देखिए, इतने सारे शब्द आपको दिए गए हैं, इनसे आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए ऊपर आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था कि रिपोर्ट तैयार करते हुए आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने संकट का कारण उस रिपोर्ट में बताना है कि किस कारण से ये समाचार, इस समाचार में कौन सा कारण है जिससे ये संकट है। क्या वो बाढ़ है, क्या वो आग है, या वो कोई और कारण है, तूफान के कारण है या भूकंप के कारण है। फिर आपने उसकी तारीख और समय बताना है। फिर आपने बताना है कि किस किस तरह के नुकसान हुए हैं और किन किन ने राहत कार्य की जिम्मेदारी उठाई है। तो इस तरीके से ऊपर आपको जैसे बताया था, इन शब्दों से जोड़कर आपने ऐसी ही रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें इन बातों का ध्यान रखना है। हम क्या समझे? बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होंगी। चित्र देखो, बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। लिखो, बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या क्या करना पड़ा होगा। तो देखिए, एक चित्र दिखाया गया है कि बाढ़ इस इलाके में आई है, तो ये बच्चे स्कूल कहाँ पर लगा रहे हैं? किसी दूसरी खुली जगह पर नीचे बैठकर, धरती पर बैठकर ही ये स्कूल लगा रहे हैं, जहाँ पर अध्यापिका और अध्यापक पढ़ा रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड की तरह एक पट्टी यहाँ पर लगा दी गई है और बच्चे नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। तो आपने ये लिखना है कि जब बाढ़ के बाद दोबारा से सामान्य जीवन बिताने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से जीवन वैसा ही सामान्य हो जाए जैसा कि बाढ़ आने से पहले था। तो बच्चे, ये पूरा पाठ हमने पढ़ा, इसमें किस प्रकार की आपदाएं हो सकती हैं और किस प्रकार उन आपदाओं से निकलना चाहिए, और समाज में या सामूहिक रूप से रहने के, इकट्ठे एक जगह रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं और अलग अलग रहने के क्या क्या नुकसान हैं। लोग क्यों शहरों या गांव में इकट्ठे रहते हैं, ये सभी कारण बताए गए। और आपदा आने पर कौन कौन सी संस्थाएं मदद के लिए आगे आती हैं, किस प्रकार की मदद ली जा सकती है, ये सब इस पाठ में बताया गया है। और इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने रिपोर्ट तैयार करना सीखना है कि किस प्रकार से आपदा की एक रिपोर्ट तैयार की जानी है, उसमें किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या उसमें विवरण होना चाहिए, क्या क्या उसमें लिखा जाना चाहिए। तो इस चैप्टर को पढ़िए और जो भी आपको करने को कहा गया है वो सब आप करके देखिए। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय।